हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट टॉपिक की, तो वो है फाइनेंशियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन बेसिकली गाइडलाइंस हैं फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड। किसी भी कंज्यूमर को यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर में कोई ट्रांजैक्शन है तो उस समय कोई भी डिस्कम्फर्ट या अगर हम बात करें कि जो सर्विस का यहाँ अवेलेबिलिटी है वह इस तरीके का ना कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, उसी से रिलेटेड है फाइनेंशियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन। स्टूडेंट G20 और OECD के द्वारा 2011 के अंदर एक हाई लेवल प्रिंसिपल है जिसे ड्राफ्ट किया गया फाइनेंशियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और इसी से रिलेटेड जो नई थीम है उसको बताया जा रहा है कि इंडिया यहाँ पे जब नेक्स्ट ईयर G20 की मीटिंग हो तो उस समय में यहाँ पे जो फाइनेंशियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसको लेट डाउन करे, जिससे G20 के फोरम के जो कंट्रीज़ हैं, हमारे G20 के जितने भी कंट्रीज हैं, तो वो फाइनेंशियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसको यहाँ पे एंडोर्स किया जा सके। अगर हम बात करें फाइनेंशियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, तो ये एक जनरल फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ है जहाँ पे रेगुलेशन, यहाँ पे बेसिकली फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रीटमेंट किया जाता है फाइनेंशियल सेक्टर के जो कंज्यूमर हैं। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का यूज़ करना हो, उसकी सर्विस का यूज़ करना हो, एज वेल एज देयर इंटरेक्शन विद द फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, तो उन्हीं से रिलेटेड बेसिकली ये फाइनेंशियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जो फाइनेंशियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो ओरिजिन है, ये सबसे पहले OECD के द्वारा इसको डेवलपमेंट किया गया। OECD के द्वारा यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए फाइनेंशियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन को यहाँ पे एनहेंस किया गया। स्टूडेंट्स, उसके बाद में G20 के जो लीडर्स हैं, G20 की मीटिंग होती है 2011 के अंदर में, वहाँ पे OECD का जो ये फॉर्मूला था उसी की वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है उसको यहाँ पे कंक्लूड किया गया, जो फाइनेंशियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो गाइडलाइंस है उनको। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम एंड न्यूजीलैंड जैसे ऐसे कुछ कंट्री हैं जिन्होंने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में कोई भी ट्रांजैक्शन हो वहाँ पे फेयर ट्रीटमेंट हो, सभी कंज्यूमर्स का वनरेबल फाइनेंशियल कंज्यूमर के रूप में भी रिकॉग्नाइज करते हैं। तो न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने अपना वनरेबल फाइनेंशियल कंज्यूमर का एक प्लेटफॉर्म है वो स्टार्ट किया है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, इंडिया ने करंटली जो फाइनेंशियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो लॉ है या गाइडलाइंस हैं इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। जितना भी रेगुलेशन है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड, वो सेबी के द्वारा यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है। सेबी के द्वारा जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हैं उनका असेस करना, कंज्यूमर को जो सूटेबिलिटी प्रोवाइड करना, सभी हमारे यहाँ पे सेबी के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर हम बात करें सेबी की, तो हमने कल जो करंट अफेयर्स जो डिस्कस किए थे उसके अंदर भी सेबी के बारे में देखा था कि सेबी बेसिकली 1988 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ। 1992 के समय में जिसको स्टैट्यूटरी पावर दी गई, स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन के रूप में इस्टेब्लिश हुआ है। हमारा जो शेयर मार्केट है जिसके अंदर जितना भी रेगुलेशन है सभी रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये फाइनेंशियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में बात थी। यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल कंज्यूमर से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन है, कोई भी सर्विस है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी रेगुलेशन है तो वो सेबी के द्वारा किए जाते हैं। इंडिया के अंदर फाइनेंशियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन को इस वजह से भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता कि यहाँ पे काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। आप देखिए कि फाइनेंशियल लिटरेसी भी एक काफ़ी बड़ा इश्यू है, इसीलिए वित्तीय साक्षरता अभियान जब हमारा डिमोनेटाइजेशन का समय था 2016 के समय में, वित्तीय साक्षरता अभियान मीन्स द फाइनेंशियल लिटरेसी को अवेयर करने के लिए एक प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल लिटरेसी को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा इकोनॉमिक हार्डशिप भी हैं, काफ़ी ऐसे इश्यूज हैं जिनको देखते हुए इंडिया के अंदर अभी फाइनेंशियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली फाइनेंशियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में कुछ बातें थी। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की,
तो वो ऊदा देवी से रिलेटेड है। ऊदा देवी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के समय स्टूडेंट्स काफ़ी ऐसे हमारे हीरोज़ रहे हैं जिनको बेसिकली उनको इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला है। चाहे आप किसी भी एरिया के अंदर, किसी भी स्टेट के एरिया के अंदर आप देखिए कि वहाँ पे ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरोज़ हैं जिनको बेसिकली रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो ऊदा देवी बेसिकली जो उत्तर प्रदेश का एरिया है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग किया करते थे, पासी कम्युनिटी से ये बिलोंग किया करते थे ऊदा देवी जी। ऊदा देवी ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। बेगम जो हज़रत महल हैं, अवध की जो बेगम थी उसके रॉयल गार्ड के रूप में इन्होंने काम किया। तो ऊदा देवी जी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ऊदा देवी का जो जन्म है, इनका जन्म उजराव जो लखनऊ के अंदर एक जगह है वहाँ पे इनका जन्म हुआ। ये बेसिकली रॉयल गार्ड के रूप में काम करते थे। बेगम हज़रत महल जो अवध की बेगम थी उनकी, ऊदा देवी को रिमेंबर अगर किया जाता है, याद किया जाता है, तो उनको याद किया जाता है उनके वैलोर के रूप में। उन्होंने जो क्रेज है, जो साहस है, जो इन्होंने मैनेज किया मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल्स को, और इसके अलावा इन्होंने आर्म्स उठाए, ब्रिटिश के अगेंस्ट में अपनी आवाज़ है उसको बुलंद किया। 14 अगर हम बात करें जो 16 नवंबर है 1857 का, तो ऊदा देवी उन सोल्जर्स के बीच में हैं, वो उन सोल्जर्स में हैं जो उन सोल्जर्स की काफ़ी सारे सोल्जर्स की डेथ हुई थी उस समय में ब्रिटिश रेजिमेंट के सामना करते हुए गोमती रिवर के किनारे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, इनको दलित वीरांगना के रूप में भी याद किया जाता है स्टूडेंट्स। इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है, तो ऑल वुमेन बटालियन इन्होंने फॉर्म की। तो प्रेजेंट समय में उसको दलित वीरांगना के रूप में जाना जाता है। आर्म्ड रिबेलियन जो अपराइजिंग हुई थी ब्रिटिश के अगेंस्ट में, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और ये बेसिकली पासी कम्युनिटी से बिलोंग किया करते हैं स्टूडेंट्स। पासी कम्युनिटी के लोग हैं जो हमारे काफ़ी सारे जो वर्क हैं उन सब में इन्वॉल्व हैं। जैसे अगर हम बात करें जो पिग का जो फार्मिंग किया जाता है, तो उसके अंदर ये लोग इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा इनको क्रिमिनल ट्राइब है उसका लेबल इनके ऊपर लगा दिया गया था। क्रिमिनल जो ट्राइब्स एक्ट है 1871 का, आप देखिए कि जो क्रिमिनल ट्राइब्स जिनको ब्रिटिश की ऐसी कुछ ट्राइब थी, ऐसी कुछ कम्युनिटीज़ हुआ करती थी उस समय में, जिन्होंने ब्रिटिश पीपल्स के जो ब्रिटिश आर्मी है या ब्रिटिश के जो लोग हैं उनके अगेंस्ट में आर्म्ड रिबेलियन किया है समय समय पे। तो उनके अगेंस्ट में जो अंग्रेज़ उस समय में हुआ करते थे, उनके द्वारा उनको क्रिमिनल ट्राइब का स्टेटस दे दिया गया। क्रिमिनल ट्राइब का स्टेटस देने की वजह से उनको यहाँ पे किसी भी अगर हम बात करें कि कोई भी क्राइम होता था, उनके अंदर मेन सस्पेक्ट उन्हीं को माना जाता था कि इन्हीं के द्वारा क्राइम किया गया है। स्टूडेंट्स, जब आज़ादी हुई, हमारी इंडिपेंडेंस मिली, तो इन्हीं क्रिमिनल जो ट्राइब्स हैं इनको डी नोटिफाइड ट्राइब के रूप में स्टेटस दिया गया। आज भी अगर हम प्रेजेंट समय में बात करें, जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, इन सभी से रिलेटेड आपको जो लोग हैं वो सर्विसेज के अंदर अगर हम बात करें, जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है, इसके अंदर काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। तो इनको प्रॉपर एजुकेशन का जो होना चाहिए था इनके लिए अवेलेबल, एजुकेशन की क्वालिटीज़ वो सब नहीं हो पाई। एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, ऐसे काफ़ी सारे इश्यूज हैं। पर प्रेजेंट समय में गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारी स्कीम चलाई गई हैं डी नोटिफाइड ट्राइब को बेसिकली जो बेनिफिट है उसको प्रोवाइड कराने के लिए। तो यहाँ पे हमने टॉपिक में बात की ऊदा देवी जी के बारे में। ऊदा देवी वो पर्सन हैं जिन्होंने बेगम हज़रत महल के रॉयल गार्ड के रूप में काम किया। दलित वुमेन्स को यहाँ पे अपलिफ्टमेंट करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, उनको एम्पावर्ड किया, और अपना आर्म्ड रिबेलियन के समय में जो अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए इनकी डेथ होती है। तो 16 नवंबर को इनको याद किया जाता है 1857 में जो इन्होंने शहादत दी थी। ऊदा देवी जी काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी से हैं और पासी कम्युनिटी से ये बिलोंग किया करती हैं। तो इनको जो बेसिकली उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह पे इनको याद किया जाता है, इनके कंट्रीब्यूशन को जो फ्रीडम स्ट्रगल के समय रहा। अगर हम बात करें स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है बाली यात्रा के बारे में, जिसे बाली यात्रा भी बोलते हैं। कटक के अंदर, उड़ीसा के अंदर कटक के अंदर ये यात्रा है वो ऑर्गेनाइज की जाती है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जब बाली गए हुए थे G20 की समिट के लिए, तो उन्होंने वहाँ पे अपने एड्रेस के समय बाली यात्रा के बारे में मेंशन किया था। बाली यात्रा के बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, कार्तिक पूर्णिमा को ये स्टार्ट होती है
और कटक की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कटक बेसिकली हमारा ईस्टर्न एरिया है, ईस्टर्न एरिया के अंदर लोकेटेड है। वहाँ पे पोर्ट होने की वजह से और वहाँ पे पुराने समय में जो ट्रेड होने की वजह से ये बेसिकली यहाँ पे जो कल्चरल रिलेशन है, जो यहाँ पे के कनेक्शन है बिटवीन द जो साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं और कटक के बीच में, चाहे वो ट्रेड का रिलेशन हो, चाहे वो कल्चरल रिलेशन हो, चाहे वो लिटरेचर का रिलेशन हो, तो समहाउ जो रिलेशन है उसको ये शो करता है। जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्री हैं, जावा है, सुमात्रा है, बोर्नियो है, बर्मा है, सीलोन है, सीलोन बेसिकली श्रीलंका का एंशिएंट नेम है, तो इन सभी को वहाँ जाना जाता है। उनके कल्चरल लिंकेज को प्रमोट करने के लिए ये बेसिकली बाली यात्रा है वो निकाली जाती है। बाली यात्रा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ओपन फेयर के रूप में, ओपन एयर फेयर के रूप में इसको जाना जाता है। गिनीज बुक के रिकॉर्ड के रूप में भी इनको ऐड किया गया है। इसके अलावा ये कटक जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये यात्रा है निकाली जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें बाली यात्रा की, तो 1000 ईयर्स से भी पुराने समय से ये चल रही है। कार्तिक पूर्णिमा के समय इसको स्टार्ट किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गुरु नानक देव जी का जो जन्म है वो भी उसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। गुरु पर्व जो पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है। राजस्थान के अंदर कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही आपको देखने को मिलता है जो पुष्कर का जो फेयर है, जो पुष्कर का जो मेला लगता है। पुष्कर अजमेर के पास एक जगह है, ओनली एक प्लेस है जहाँ पे लॉर्ड जो ब्रह्मा हैं उनका टेम्पल आपको देखने को मिलता है। तो पुष्कर का फेयर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको हमारे कंट्री के जो डिफरेंट एरिया हैं वहाँ पे आपको कार्तिक पूर्णिमा का जो फेस्टिवल है उसके दिन काफ़ी सारे यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा का जो डे है उस दिन काफ़ी सारे फेस्टिवल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो बे ऑफ बंगाल हमारा ऐसा एक रीजन रहा है जहाँ पे काफ़ी सारे पोर्ट्स हैं। तो वहाँ पे जो ट्रेडर्स जो लोग हुआ करते थे उनके उस समय में काफ़ी अच्छे रिलेशंस हुआ करते थे। जो विंड की फेवरेबिलिटी की वजह से इस ऑस्पियस डे को इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है हमारे जो साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्री हैं। और यहाँ पे बोट की पूजा की जाती है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बोट की जो पूजा की जाती है इस यात्रा के अंदर में। तो कलिंग के कल्चरल रिलेशन को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है, उसको याद किया जाता है बेसिकली इस यात्रा के अंदर में। या यात्रा और यात्रा एक सेम ही टर्म है, कहीं यात्रा यूज किया जाता है, कहीं पे यात्रा यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था। बाली यात्रा के बारे में हमने देखा, उदा देवी जी के बारे में देखा, पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, उन्होंने किस तरीके से अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो दिया है, हमारे अनसंग हीरोज़ के रूप में उनको जाना जाता है फ्रीडम स्ट्रगल के। और इसके अलावा फाइनेंशियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में देखा। इंडिया इसको अपने G20 की मीटिंग जब 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक जब इंडिया यहाँ पे G20 की प्रेसिडेंसी उनके पास रहेगी तो इस समय इसको प्रमोट किया जा सकता है। एक डिफरेंट सेक्टर के अंदर इंडिया अपनी एक लीडरशिप है वो प्रोवाइड कर सकता है फाइनेंशियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। तो स्टूडेंट्स ये आज का करंट अफेयर का डिस्कशन था, आप इनको एनालाइज कीजिए, देखिए वीडियो को। इसके अलावा कंटिन्यू हार्ड वर्क कीजिए स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।